Topic of lecture number 12 is different forms of stress-strain rate relationship. In last lecture, we covered the topic stress-strain rate relationship, which has the equation which is given in equation. You can see here A equation. This relation you calculate for stress-strain rate relationship. And you know how you can calculate the Cartesian tensor form, Cartesian form and cylindrical form for this sigma ij, जो कि आपने बिल्कुल सेम पीछे भी किया है. बिल्कुल उसी तरह इस रिलेशन के अंदर जो हमारी velocities हैं that were replaced with u1, u2, u3 and x's are replaced with x1, x2, x3 and we got the relation sigma ij this. On the same lines, you can calculate all the components sigma 1 1, sigma 2 2, sigma 3 3 and all the three tangential components symmetric हैं जो हमारे पास. ये तीन इसके तीन के symmetric है तो इनका रिजल्ट ही आ जाएगा. इसी तरह you can calculate Cartesian form and replace u1 u2 u3 with uvw and x1 x2 x3 with xyz डायरेक्शन. तो इनका आ जाएगा. इसी तरह सिलेंड्रिकल फॉर्म आ जाएगी. आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे. स्फेरिकल जो है वो स्किप कर देंगे, वो हमने नहीं करना. अब आगे है सिस्टम्स एंड कंट्रोल वॉल्यूम. इसका मैं आपको शॉर्ट सा जो है बता देती हूँ कि सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम किसे कहते हैं. यहाँ काफ़ी इसकी अबाउट जो है लेंथी थ्योरी लिखी हुई है. इसको मैं इन शॉर्ट ये बता देती हूँ कि सिस्टम जो है हम अपनी एक फ्लूइड के कंसिडर कर लेते हैं और उसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री को फिक्स कर लेते हैं. तो हम कहते हैं कि जो इस बाउंड्री के अंदर अंदर चीज़ डिस्कस की जा रही है, जिसके अंदर अंदर जो फ्लूइड डिस्कस किया जा रहा है वो एक सिस्टम है. ठीक है. और सिस्टम के बारे में ये बात आपको पता होनी चाहिए कि द सिस्टम मे बी फिक्स्ड और इट मे बी वेरी विथ टाइम. कि सिस्टम जो है वो फिक्स भी हो सकता है और टाइम के साथ वेरी भी कर सकता है, जिसके ऊपर एक कंडीशन है कि उसका जो है साइज चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकती है, लोकेशन चेंज हो सकती है, पर सिस्टम के अंदर जो हमने फ्लूइड पार्टिकल्स लिए होते हैं ना वो फिक्स्ड रहेंगे. अगर हमारे वो फ्लूइड को ही हम चेंज कर देंगे तो वो सिस्टम नहीं कहलाएगा. ये जो इस लाइन के ऊपर कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम जो है वो चेंज हो सकता है टाइम के साथ, उसका साइज भी, शेप भी, लोकेशन भी, लेकिन जो उसके अंदर हमने फ्लूइड लिया है स्टार्ट में वही फ्लूइड हमारे पास एंड तक यूज होगा, तभी वो एक सिस्टम बनाएगा. यानी उसके अंदर जो मास ऑफ द सिस्टम है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं देयर इज नो मास ट्रांसफर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री इवन देन कि हमारे पास जो वो सिस्टम है उसके अंदर इंटरेक्ट हो रहा है, यानी कि हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है या कोई वर्क डन हो रहा है. तो जो हीट और वर्क डन है मे क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम बट द क्वांटिटी ऑफ द मैटर विद इन द सिस्टम बाउंड्रीज रिमेन फिक्स्ड. कि उसकी जो बाउंड्री है वो हमारे पास फिक्स रहेगी. जो मैटर हमने लिया है ना, तो उसकी क्वांटिटी है जो जिसकी वो फिक्स रहेगी. तो इसीलिए ये लास्ट लाइन हम बोल सकते हैं कि नो मास ट्रांसफर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्रीज. तो सिस्टम जो है जिसको हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो भी हम फ्लूइड को स्टडी करने वाले उसके गिर्द एक बाउंड्री को फिक्स कर लेते हैं और वो फ्लूइड पार्टिकल्स को फिक्स कर लेते हैं. और जब पूरा सिस्टम जो हम स्टडी कर रहे हैं जब तक हम उसको अपना एंड रिजल्ट नहीं निकाल लेते हम उन पार्टिकल्स को फिक्स कंसिडर करेंगे और यानी कि वो उनका उसका जो मास है हमारे सिस्टम का वो कांस्टेंट बिहेव करेगा. ठीक है. और जो कंट्रोल वॉल्यूम है उसकी भी डिटेल बहुत ज़्यादा दी हुई है. मैं आपको इसको भी इन शॉर्ट बताती हूँ कि जो भी आपने सिस्टम लिया हुआ है अपने पास उसके अंदर से आप एक इनक्लोज पार्ट उसका कोई सा चूज़ कर लें जिसके अंदर अब आप फर्दर स्टडी करते हैं. जब आप लोगों ने इक्वेशंस पढ़ी थी, ये देखिए यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, जब आपने ये देखिए डेरिवेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की या फिर मोमेंटम की या एनर्जी इक्वेशन निकाली एज वेल एज इन द सॉल्यूशन ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. आपने जब भी कोई इस तरह की चीज़ की डेरिवेशन की है तो आप एक पूरा सिस्टम लेते थे. पहले इस तरह से कोई एक सिस्टम कंसिडर कर लेते थे, फिर एक सिस्टम जिसके अंदर सारे फ्लूइड पार्टिकल्स हमारे पास एग्जिस्ट करते थे, फिर उसमें से एक छोटा सा उसका एलिमेंट ले लेते थे जिसका हम कोई भी नाम रखते थे, फॉर एग्जांपल डेल्टा एस. तो जो इस एलिमेंट को हमने लिया ये हम कहते हैं कि हमने कंट्रोल वॉल्यूम लिया. ठीक है. और इन शॉर्ट हमने नहीं बहुत सारी डेरिवेशंस के अंदर इसी तरह से एक बड़ी बॉडी ली फुल और उसके बाद उसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया और जिसके ऊपर हमने अपनी सारी एनालिसिस की है. उसके बाद उसको फुल बॉडी पे अप्लाई कर दिया.
इसी तरह बुक में भी हमें यहाँ पे शो किया गया है, एक पाइप है, तो इसके अंदर अगर हम इतना सा एक इतना सा एक पार्ट ले लेते हैं जिसके अंदर से गुजरने वाले फ्लूइड को हम स्टडी करेंगे, तो हम बोलेंगे जो ये हमने इतना सा पार्ट लिया, ये हमारे पास कंट्रोल सरफेस आ गई है। ठीक है, इसको एंड तक उसने यही इसी के बारे में इंपॉर्टेंस बताई हुई है हमारे पास। साथ में एक और चीज़ जो इस पैराग्राफ में बताई है वो ये है कि जब हम लोग स्टडी करते थे अपने पास मैकेनिक्स को सिंपल, तो उसमें क्या था, कोई एक जब चीज़ डिस्कस होती, फॉर एग्जांपल ये एक बोर्ड डिस्कस हो रहा है फुल, इसको हम स्टडी कर रहे हैं, इसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन लेके जा रहे हैं, तो ये फुल का फुल इकट्ठा मूव करता है आगे की तरफ जब इस पर स्ट्रेस अप्लाई होती है, इसका हर एक पार्टिकल इकट्ठा आगे की तरफ मूव करता है, ये सॉलिड बॉडी है। लेकिन अगर इसके आज कंपेयर हम अपने पास कोई एक कंटेनर लेते हैं जिसके अंदर लिक्विड है, जब ये मूव करता है तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी जगह भी चेंज करते रहते हैं। जगह चेंज करने की वजह से इसकी जो है स्टडी डिफिकल्ट हो जाती है एज कंपेयर टू सॉलिड बॉडी। तो फिर हमें ज़रूरी है कि हम कोई एक उसका छोटा सा एलिमेंट कंट्रोल सरफेस ले लें जिसके अंदर हम इसको इजीली स्टडी कर सकें। दैट्स वाई जो है फिर सिस्टम के अंदर हमने कंट्रोल वॉल्यूम को स्टडी किया। ये देखिए उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि इस कंट्रोल वॉल्यूम को भी हम स्पेस में ले सकते हैं जिसकी 3D XYZ जो है वो डायरेक्शंस आ जाएंगी। नेक्स्ट रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम हमारे आउटलाइन में नहीं है, ये स्किप हो जाएगा। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, वो हमारे पास है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ऑफ द मोशन फॉर अ कंप्रेसिबल विस्क। अच्छा, इनको हम देख लेते हैं अब कि नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस विस्कस फ्लूइड के लिए क्या है हमारे पास। इनका जो है ना हमारे पास बेसिक लॉ, वो हमारे पास क्या है, इसका बेसिक लॉ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे जो ये बेस करती हैं। और ये लॉ क्या है हमारे पास, सबको अच्छे से पता है ये लॉ हमारे पास F इज इक्वल टू ma के इक्वल है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये कि सम ऑफ ऑल अप्लाइड फोर्सेस ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, ये जो सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं आपको ऐसा क्लियर होगा कि आपने पहले भी कहीं पढ़ी हुई है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है और फिर वो F इज इक्वल टू ma के इक्वल है, और फिर हम लोग सम ऑफ अप्लाइड फोर्सेस निकालते थे, वो फोर्सेस बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्स थी, फिर उनका सम निकाल कर उसको इक्वल करते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो ये सारा काम हमने लास्ट सेमेस्टर के वर्क में भी किया था जब हमने आयलर इक्वेशन निकाली थी। आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन। बट इसमें वन डिफरेंस है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन से। वो हमारे पास क्या डिफरेंस है कि ये यहाँ पर जो हमने फ्लूइड डिस्कस करना है वो विस्कस है, और जब लास्ट टाइम हमने फ्लूइड डिस्कस किया था तो वो हमारे पास कौन था नॉन विस्कस। बाकी सेम थिंग्स हैं, कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी सेम प्रोसीजर भी वही है। अभी मैं आपको शो करती हूँ इसको बुक से, लेकिन सिर्फ इसमें चेंजिंग हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन विस्कस के लिए था और ये हमारे पास विस्कस के लिए। तो इन द एंड हम शॉर्ट ये भी कह सकते हैं, अगर हमने सारा रिजल्ट अपना नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस के लिए निकाला है तो उसमें अगर हम अपने म्यू को डेड कर दें, यानी कि म्यू की वैल्यू को 0 कर दें, तो वो वापस हमारे पास रिजल्ट जो है वो आयलर इक्वेशन के लिए आ जाएगा। ठीक है, आपको जो है थोड़ा सा और इन इक्वेशंस के बारे में इनकी इंपॉर्टेंस बताती हूँ कि ये जो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस हैं हमारे पास, ये इनको दो साइंटिस्ट हैं, एक नेवियर और एक स्टोक्स, उन्होंने जो मिलकर इसके ऊपर जॉइंट वर्क किया था जिससे हमारे पास ये रिजल्ट आया था इन इक्वेशंस का। तो इसलिए इनका नाम जो है उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, नेवियर एंड स्टोक्स। ठीक है, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। और इसके बारे में एक ये बात बताऊं कि जो ये इक्वेशंस हैं ये हमारे पास बेसिक इक्वेशंस हैं फ्लूइड्स में, तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास बेसिक इक्वेशंस हैं इन फ्लूइड मैकेनिक्स।
और इन इक्वेशंस के बारे में ये है कि ये बेसिक इक्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स हैं, साथ साथ हम क्योंकि ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस कर रही हैं तो इनको हम मोमेंटम इक्वेशन भी इनका नेम ले सकते हैं। तो इनका एक और नेम भी हमारे पास होता है, वो क्या है, मोमेंटम इक्वेशन। अच्छा, मोमेंटम इक्वेशंस के साथ साथ हम इसको और ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशंस हैं ये किस पर बेस करती हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम पर, ठीक है। इसी तरह आपने एक और बेसिक इक्वेशन जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी की थी जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड कर रही थी। ये बेसिक इक्वेशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स की है स्टोक्स नेवियर इक्वेशन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस कर रही है। चलिए अब हम इसकी वर्किंग पे आते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम उसको बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे उन्हीं लाइंस पे जिस तरह हमने आयलर इक्वेशन को कैलकुलेट किया था। यहाँ पे लिखा है Navier equations are derived from Newton's second law of motion which states that the rate of change of linear momentum of a body is equal to the sum of all external forces acting on the body। ठीक है, मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया। The external forces acting on the body are the body force, that is the gravitational force and the surface force। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं हमारे पास एक्सटर्नल, वो कौन कौन सी होंगी, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जिसको बॉडी फोर्स कहते हैं और दूसरी वो सरफेस फोर्स होंगी। द सरफेस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ विस्कस फ्लूइड आर ऑफ टू टाइप्स। कहता है अब ये जो सरफेस फोर्स है ये भी टू टाइप्स की हो सकती है, यहाँ पे लिखी हुई नॉर्मल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, इनकी आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से पता है। नेक्स्ट क्या किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने स्टार्ट में जब हमने टेंसर के लिए वर्क किया था तो हमने एक्सिस कौन से लिए थे, x1, x2, x3 कंपोनेंट से स्ट्रेस निकालने के लिए भी हमने यही एक्सिस कंसिडर किया था। अगेन वो एक्सिस कंसिडर कर लिया है और फिर उसके अंदर एक आर्बिट्रेरी बॉडी ले लिया है जिसको हमने एस से शो किया है और उस बॉडी के अंदर हमने एक एलिमेंट ले लिया है नियर टू जीरो, यानी कि बिल्कुल वो बहुत स्मॉल हमने उसमें से एक एलिमेंट लिया है। ठीक है, और उसका जो वॉल्यूम है वो डेल्टा टा है हमारे पास। लेट द बॉडी बी मूविंग विद वेलोसिटी v, और वो v वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव करती है जो कि उसके आगे कंपोनेंट्स हैं u1, u2, u3 हैं। एंड रो द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और रो इसकी डेंसिटी है हमारे पास। अब जो अंदर एलिमेंट लिया उसके बारे में बताया, वो हमारे पास डेल्टा टा उसका वॉल्यूम है। Then the mass of the fluid within the element is rho delta ta, which remains constant, and the momentum of the fluid within the element is this। momentum का आपको फार्मूला पता है हमारे पास, ये क्या होता है, ये हमारे पास इक्वल किसके आता है, ये हमारे पास इक्वल होता है m is equal to, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी के ये इक्वल आता है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास मास और वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे मास हमारे पास क्या है, रो डेल्टा, ये जो कि, और वेलोसिटी हमारे पास है v। लेकिन अगर हम इसी को देखना चाहें अपने फ्लूइड की के अंदर, मास को कैसे लिखते हैं पहले ही बताया हुआ कि टा रो डी टा इस तरह लिखते हैं और साथ में v हमारे पास वही का वही दोबारा आ जाएगा। तो हमारे पास मोमेंटम ऑफ द होल बॉडी हमारे पास ये आ जाएगा। ये सिर्फ उस एक एलिमेंट के लिए था रो वी डेल्टा, और जब हमने इसको फुल के लिए फुल बॉडी के लिए किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। और अगर मैं बोलूँ इसका रेट ऑफ चेंज लिखना है तो वो किसके इक्वल होगा, वो वेलोसिटी कि अगर हम रेट ऑफ चेंज ले लेंगे तो ये हमारे पास मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। फिर उसकी यहाँ पे टेंसर फॉर्म लिखी हुई है। उसके बाद डायरेक्ट बॉडी फोर्स पर आ गए जो आपने पहले निकाली हुई है, वो यहाँ पे बॉडी फोर्स में हम क्या करेंगे, बाकी सब मास वैसे रह जाएगा। तो एफ की जगह जो हमने कंसिडर किया से बोला कि ये जो है वो ग्रेविटेशनल एक्टिंग बॉडी फोर्स है इसके ऊपर एक्ट करने वाली, उसको भी फिर टेंसर फॉर्म में लिख लिया यहाँ पे क्वेश्चन 2 के अंदर। और लास्ट हमारे पास बच गई सरफेस फोर्स, वो हमने क्या किया है, सरफेस फोर्स पहले फाइंड की हुई थी उसे एक एलिमेंट के लिए वैसे लिख दी, और जो उसकी वैल्यू टी हमने पीछे फाइंड की हुई वो यहाँ पे पुट कर दी, सिग्मा जी आई एन जे ई आई टेंसर फॉर्म वाली। अब इसको हमने क्योंकि इक्वेट करना है रेट ऑफ चेंज को किसके इक्वल, सम दोनों जो हमने फोर्सेस निकाली बॉडी फोर्स भी
और सरफेस फोर्स भी उसके सम के इक्वल इक्वेट करना है। तो जब इक्वेट करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल है, ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है, लेकिन ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल होगा। तो इसको हम फर्स्ट कन्वर्ट कर लेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम लगाकर वॉल्यूम इंटीग्रल में। ये भी मैंने आपको अच्छे से सिखाया हुआ है कि जब टेंसर फॉर्म के अंदर ये थ्योरम अप्लाई होता है तो फिर पार्शियल और पार्शियल एक्स जे सिग्मा जे आई आएगा। इस तरह से डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई होता है। ये सारा प्रीवियस वर्क है, इसलिए मैंने बहुत स्पीडली आपको बता दिया है। रेट ऑफ चेंज भी हमने पहले निकाला हुआ है, बॉडी फोर्स भी हमने निकाली हुई है, और इस तरह से सरफेस फोर्स भी हमने पहले कैलकुलेट की हुई है। अब इन तीनों को इस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है, और यहाँ से हम इसको जो है कंपैक्ट फॉर्म इसकी कर सकते हैं। ये दोनों, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इस साइड पे जाके माइनस की हो जाएगी। अब हमारे पास जो एनालिसिस मौजूद है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कॉन्टिन्यूस मीडियम में वर्क करें तो अगर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 तो इंटेग्रेंड भी इज इक्वल टू 0 होगा। मीडियम हमने कॉन्टिन्यूस लिया था तो इसका मतलब ये इंटेग्रेंड भी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसको हमने इज इक्वल टू 0 लिख लिया यहाँ पे। वहां से अब हमने इसको सेपरेट करके ये दूसरी साइड पे ले गए इन दोनों रिलेशंस को, ठीक है। और वहां से उसने दोबारा हमें बताया कि जो डी ओवर डी टी है वो रेट ऑफ चेंज और उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमने जो है इसके अंदर सिग्मा जे आई जो है उसकी वैल्यू पीछे कैलकुलेट की है, वही यहाँ पे दोबारा पुट कर देंगे। कह रहा है नाउ फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड इट इज अज्यूम्ड दैट द स्ट्रेस टेंसर एंड द स्ट्रेन रेट टेंसर आर लीनियरली रिलेटेड। हमने सिग्मा जे आई जो है पीछे न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए सारा कैलकुलेट किया है, उसी की वो बात कर रहा है। उसको जो है वो उसने हमें दोबारा एक दफ़ा यहाँ पे लिख के दिखाया उसकी कार्टेशियन टेंसर नोटेशन को, और कहा है कि उसको इक्वेशन में वापस पुट कर देंगे। जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 हमने लिखी है इसके अंदर यहाँ जिसे यहाँ सिग्मा जे आई आया हुआ है वहां पे हम अपने कार्टेशियन टेंसर नोटेशन को पुट कर देंगे। जो सिग्मा जे आई है ये हमारे पास स्ट्रेस टेंसर एंड द स्ट्रेट रेट टेंसर का आपस में रिलेशनशिप है। ये हम यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने, सिग्मा आई जे की वैल्यू को पुट कर दिया, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब इस रिजल्ट के अंदर जो हमारे पास पार्शियल और पार्शियल एक्स जे है इसको 1 बाय 1 इन तमाम टर्म्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे इस तरह से। फर्स्ट टर्म को देख लेंगे, जो पार्शियल और पार्शियल एक्स जे पी क्रॉनिकल डेल्टा आई जे पे अप्लाई होगी। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब भी हमारे पास क्रॉनिकल डेल्टा आई जे किसी वेक्टर के साथ ऑपरेट करेगा तो सेम वाली टर्म कट जाएगी, सिर्फ वो वाला वेक्टर बच जाएगा सिंगल वाली टर्म के साथ। इसको मैं दोबारा बता देती हूँ एक दफा। क्या है हमारे पास पार्शियल और पार्शियल एक्स जे, और ये अप्लाई हो रहा पी क्रॉनिकल डेल्टा आई जे पर। और मैंने आपको बताया था जब हमारे पास कोई वेक्टर क्रॉनिकल डेल्टा आई जे पे अप्लाई होगा तो जवाब में क्या वो वेक्टर आ जाएगा, जे से जे कैंसिल, जवाब के बचेगा आई। तो अगर इस पूरे को हम लोग देखें तो इसका क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जे सॉरी एक्स आई, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इस फुल का, जिसको इसने यहाँ पर डिटेल में वही खोल के बताया जैसे, यानी इस पूरे को जब आप अप्लाई करेंगे तो जो आपके पास ये आ जाएगा पार्शियल पी ओवर पार्शियल एक्स आई, इसका आंसर ये आएगा। और ये कैसे आएगा, ये उसने डिटेल इसकी बताई है कि आप आई इक्वल टू 1 के लिए जब रखोगे, 2 के लिए रखोगे, 3 के लिए रखोगे, टेंसर में कैसे हम ये 3 रिजल्ट्स पे आएंगे और फिर इनको हम आई को वेरी कर देंगे तो हम एक रिजल्ट पे बच जाएंगे। ये इसी का हिडन जो वर्क है टेंसर में वो यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। लेकिन जो मैंने आपको फॉर्म बताई है वो डायरेक्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि आप कहेंगे कि पार्शियल और पार्शियल एक्स जे जब डेल्टा आई जे अप्लाई हुआ, जे से जे कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, पार्शियल एक्स आई। तो ये बच गया पार्शियल एक्स आई, पी वैसे ही आ गया साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास अप्लाई हो रहा है ये वाली सेकंड टर्म पे। ये हमने फर्स्ट टर्म का अप्लाई कर लिया जिसका हमारे पास आंसर ये आ गया। अब ये सेकंड टर्म जो है पार्शियल और पार्शियल एक्स जे, ये किस पे अप्लाई हो रही है, 2 म्यू ई आई जे पे, और थर्ड टर्म जो है ये वाली इस पे अप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव। इसको नेक्स्ट देखते हैं। जब ये इस पर अप्लाई हुई तो क्या हुआ, यहाँ पे भी जो हमारे पास पार्शियल पार्शियल एक्स जे है ना, ये अंदर जो अप्लाई हो रहा है क्रॉनिकल डेल्टा आई जे पे, इस पे जे से जे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास पार्शियल और पार्शियल एक्स आई म्यू पार्शियल यू के और पार्शियल एक्स के बच जाएगा। जो भी हमने निकाली सिमिलर कह के वो हमारे इस रिजल्ट के लिए थी
पहली वाली हमने इसके लिए निकाली, जो बीच में हमारे पास ई आई जे है इसकी भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं कैसे, स्ट्रेस रेट टेंसर से, ठीक है। वो हमारे पास ये है, तो वो वाली पूरी इक्वेशन कन्वर्ट होके इस इक्वेशन नंबर 10 में आ जाएगी। सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख दी हैं। अब फर्दर हमारे पास क्या होगा, ये जो इक्वेशन है इसमें हम ये म्यू कॉमन ले सकते हैं, ये जो पार्शियल पार्शियल एक्स ये दोनों पे अप्लाई हो रहा है, इस पे भी और इस पे भी, इसके बाहर यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। अच्छा, ये जो म्यू है इन दोनों के पास है, यहाँ से म्यू हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये एक्स आई पे डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ म्यू बाहर आ गया तो ये सारी इस तरह बन गई हमारे पास फॉर्म। तो ये जो मैंने लास्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म निकाली है ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन के लिए। 3 डायमेंशनल हमारे पास जो फ्लूइड है विस्कस है और ये नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन हमने निकाली है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस करती है। अब इसके पर्टिकुलर केसेस आ जाएंगे आगे हमारे पास, अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वो केसेस क्या है, नंबर 1 है विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड विथ कांस्टेंट विस्कोसिटी। कांस्टेंट विस्कोसिटी का मतलब म्यू कांस्टेंट है, विस्कस कंप्रेसिबल का मतलब इसकी डेंसिटी चेंज हो रही है, डेंसिटी चेंज हो रही है मतलब रो वेरिएबल है। तो अगर हमारे पास रो वेरिएबल है और जो हमारे पास विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो ये जो यहाँ पे विस्कोसिटी लिखी हुई है अगर ये कांस्टेंट है इसको डेरिवेटिव के बाहर भी लिख सकते हैं, यानी ये डेरिवेटिव से अंदर लिखा हमने म्यू को, अगर हमने कांस्टेंट विस्कोसिटी ले लिया तो ये म्यू डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। ये देखिए म्यू को डेरिवेटिव से बाहर लिख लिया और डेरिवेटिव को सब पे वन बाय वन अप्लाई कर दिया, इस पे भी और इस पे भी। जब ये डेरिवेटिव आप कॉपी पेंसिल पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको जब हमने फर्दर देखा तो ये जो ये सेकंड और थर्ड है ये बिल्कुल सेम है, पार्शियल पार्शियल एक्स आई, पार्शियल और पार्शियल एक्स आई, पार्शियल यू जे, पार्शियल एक्स जे, पार्शियल यू के, पार्शियल एक्स के। ये जो जे जे डमी वेरिएबल्स हैं या तो इनको के या तो इनको जे जे कर लें, तो हम इसको और इसको आपस में एड अप और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इट्स मीन। जब हमने इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया 1/3 म्यू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई पार्शियल यू जे पार्शियल एक्स जे। और लास्ट में वो ये बता रहा है कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 12 आई है ये जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन आई है इक्वेशन 12 कहता है अगर हम इसको फिजिकल प्रॉब्लम में देखें तो ये बहुत हद तक जो है एक्यूरेट है। लाइटली इसके अंदर कहते हैं हमारे पास वेरिएशन आती है, लेकिन यही रिजल्ट आता है हमारे पास फिजिकल प्रॉब्लम के लिए अगर हम इसको चेक करें। नेक्स्ट हमारे पास है विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अगर इनकम्प्रेसिबल है तो आपको पता है पार्शियल यू के पार्शियल एक्स के, जो इसको हमने डेल डॉट वी लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये वाला पार्ट 0 हो जाए तो इक्वेशन नंबर 10 में जब हम इस पार्ट को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है रिजल्ट सिर्फ ये इतना लेफ्ट कर जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, यानी कि लास्ट वाला फैक्टर जो है वो स्किप हो जाएगा। थर्ड केस में है विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड विथ कांस्टेंट विस्कोसिटी। अब हमारे पास इस वाले के अंदर क्या हो जाएगा, पहले वाले में भी हमने कांस्टेंट विस्कोसिटी पढ़ी थी, इस वाले में भी, लेकिन ये हमने कंप्रेसिबल के लिए पढ़ी थी। अब ये हमारे पास इनकम्प्रेसिबल के लिए, तो इसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल डॉट वी इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे तो रिलेशन जो है हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। These equations may be used with high degree of accuracy problem involving viscosity variation if the viscosity gradient is not too large। वो दोबारा से वही बात कर रहा है, कहते हैं जब हमने भी इसको भी चेक किया फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए तो बहुत हद तक ये हमारे फिजिकल प्रॉब्लम से मैच हो रहा है, हद तक यानी कि सिर्फ क्या नहीं, बहुत ज़्यादा हमने विस्कोसिटी वाला अगर ले लें अपना फ्लूइड तो वेरिएशन आ सकती है, लेकिन अगर हम लाइट विस्कोसिटी रख के लें तो हमारा रिजल्ट इन्हीं के साथ मैच करता है, ठीक है। और जो लास्ट वाला है वो तो है हमारे पास नॉन विस्कस और इनविसिड फ्लूइड के लिए। इसमें क्या होता है, नॉन विस्कस मतलब उसकी विस्कोसिटी भी हमारे पास जो है वो नहीं है, और इनविसिड फ्लूइड यानी उसकी तो विस्कोसिटी 0 हो जाएगी, यानी बिल्कुल एक तरह से हमारे पास आइडियल फ्लूइड हो जाएगा, और उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं है हमारे पास। नॉन विस्कस और इनविसिड यानी कि दो इसके डिफरेंट नेम है, और हम इसको क्या बोलेंगे कि इसमें म्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
और अगर म्यू 0 हो जाएगा तो पूरा वाला फैक्टर जो लास्ट वाला है वो सारा 0 हो जाएगा। आप इक्वेशन नंबर 10 में देख सकते हैं। सॉरी, मैंने इसको पढ़ लिया था पहले, नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल, ऐसा नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है नॉन विस्कस, उसी का सेकंड नेम लिखा हुआ है इनविस्कड फ्लूइड। तो 4 टाइप के अंदर हमारे पास सिर्फ एक चीज यानी कि म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट जो है 10 इक्वेशन में अगर हम म्यू इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। हम सिर्फ लेफ्ट कर जाएंगे ये फर्स्ट वाले 2 फैक्टर्स के साथ। तो ये हमारी चौथी टाइप भी पूरी हो जाएगी। इस तरह हमने नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन के 4 स्पेशल केस पढ़े हैं। और नेक्स्ट उसका ये अल्टरनेटिव डेरिवेशन निकाली हुई नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन की, जो कि हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक ही मेथड को यूज करते हुए इसको ड्राइव करेंगे। वैसे इसके डिफरेंट मेथड्स हैं इसको ड्राइव करने के। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है।